नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विभिन्न मुद्दों पर बोलते हुए कमलनाथ पर भी निशाना साधा है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री भी है और अध्यक्ष भी वही है। वैसे तो 2-3 साल से वो ही रहे हैं। आज वो कर्ज माफी की बात कर रहे हैं। मैं अब इसी पर सवाल पूछना शुरू कर रहा हूं। आज मैं उनसे 3 सवाल पूछ रहा हूं। कांग्रेस इसका जवाब दे, कांग्रेस के अध्यक्ष इसका जवाब दें। मेरा पहला सवाल है, क्या यह सही है कि कांग्रेस ने अपने वचन पत्र की कंडिका 1.1 में ये नहीं कहा था कि सभी किसानों का रुपए 2 लाख तक का कर्ज माफ करेंगे, इसमें सहकारी एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों का चालू एवं कालातीत कर्ज शामिल रहेगा। सवाल नंबर 2, जब ये कहा था कि सहकारी और राष्ट्रीयकृत बैंकों का कालातीत और चालू ऋण कर्ज माफ किया जाएगा, तो फिर उन्होंने सरकार बनने के बाद केवल अल्पकालीन फसल ऋण माफ किए जाने की योजना ही क्यों बनाई? क्या यह वचन भंग नहीं है? क्या यह धोखा नहीं है? क्या ये यू टर्न नहीं है? और तीसरा सवाल मैं उनसे पूछ रहा हूं, क्या उन्होंने वचन पत्र में ऋण माफी के लिए कोई तारीख नियत की थी कि फलानी तारीख तक का? वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने प्रेस वार्ता की है और बीजेपी सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि बीजेपी फिलहाल 3 खेमों में बंट चुकी है। शिवराज, महाराज और नाराज, ये 3 गुट फिलहाल बीजेपी में बन चुके हैं और बीजेपी नेताओं को कांग्रेस की चिंता नहीं करनी चाहिए। चाहे तो सीएम कमलनाथ की सभा की पहली सभा की वो तस्वीरें देख सकते हैं। वो एक्स्ट्रा बन गए और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है कि एक मंत्रिमंडल में जो विधायक नहीं है ऐसे 14 मंत्री बन गए हों। फिर विशेषाधिकार होता है मुख्यमंत्री का विभाग बांटना। 5-6 दिन से मशक्कत चल रही है और उनकी ही पार्टी के नेता शत्रुघ्न सिन्हा जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि 3 गुटों में बढ़ गई है पार्टी। महाराज, शिवराज और नाराजगी यहाँ तक स्थिति हो गई है कि जो विभाग यहीं पे बढ़ जाना चाहिए भोपाल में, उसके लिए प्रधानमंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष, गृह मंत्री यहाँ तक जाना पड़ा। इनका इंटरफेरेंस हो गया। देखिए, जितना सम्मान निर्दलीय बीएसपी सपा को कांग्रेस में मिला, इनकी एक एक बात को सुना गया, उतना सम्मान भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं देगी। और मैं समझता हूँ कि ये चीज़ उन सब विधायकों को समझ में आई। कमलनाथ जी को अपना बड़ा भाई कहते थे और अपने संरक्षक कहते थे। उनको अब याद निश्चित तौर पे आ रही होगी कि कांग्रेस में क्या सम्मान था और भारतीय जनता पार्टी किस तरह से दूध से मक्खी निकाल के फेंक देती, वो स्थिति होती। जो कमलनाथ जी की जो मीटिंग हुई है, जो सभा हुई है, मैं समझता हूँ कि उसको देख ले और बीजेपी के इतने दिनों की मीटिंग देख लें, उससे बहुत बड़ी और वृहद अकेले आदमी की है
और इनके पूरे नेता लग गए थे जो इनकी पार्टी में सिंधिया जी गए, वो भी कर चुके हैं सभा। लेकिन जो बदनावर में सभा हुई है, अगर उसके फोटो उसके विजुअल देख लीजिए आप, तो अंदाज लग जाएगा कि किसकी सभा में दम है। ये पहला चावल है जो बता देगा कि जनता का रुख क्या है, और जो बड़ी मजबूत सीट मानती थी बीजेपी। और दूसरी बात रही दिग्विजय सिंह जी की। दिग्विजय सिंह जी को अभी राज्यसभा में चुना है कांग्रेस के विधायकों ने, और तो और उनकी ख्याति इतनी है कि बीजेपी के एक विधायक ने भी उनको वोट दे दिया, जाटव जी। तो ये पहले अपने लोगों को संभाल नहीं पा रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं कांग्रेस की। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेताओं पर की जा रही कार्रवाई को उन्होंने द्वेषपूर्ण बताया है और ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि बीजेपी सरकार गलत परंपराओं को जन्म दे रही है। हमारे नेताओं को जानबूझकर राजनीतिक द्वेषवश निशाना बनाया जा रहा है और हमारी पार्टी के नेता और कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत पर कुछ लोगों के इशारे पर जानबूझकर के बदले की भावना से व्यक्तिगत कार्रवाई की जा रही है। और ग्वालियर चंबल क्षेत्र में उपचुनाव को देखते हुए हमारी पार्टी के नेता रामनिवास पर और अशोक सिंह और अन्य नेताओं पर भी उनको भी टारगेट किया जा रहा है और सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन इस तरह की बदले की भावना से की जा रही कार्रवाई स्वस्थ लोकतंत्र की परंपराओं के विपरीत है और राजनीतिक द्वेष और बदले की भावना से की जा रही इस तरह की कार्यवाही को कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी, चुप नहीं बैठेगी। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और बीजेपी सरकार की दमनकारी नीतियों और कार्यवाही के खिलाफ मैदान में संघर्ष करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजीव गांधी फाउंडेशन एंड चैरिटेबल और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की जांच के आदेश दिए हैं। इस बार कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने निशाना साधा है। जो राजीव गांधी फाउंडेशन और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट पर सरकार ने एक मनमानी इंक्वायरी लगाई है, बिल्कुल ये तो राजनीतिक द्वेष से भरी हुई है। ये दोनों संस्थाएं बहुत अच्छा काम करती रही हैं। पिछले कई समय से इनको फंडिंग भी मिलती है, उसके ये लोग अकाउंट्स भी देते हैं जहाँ तक हम लोगों को खबर है। इनके पास इनकम टैक्स के एग्जेम्पशन का और विदेशी पैसा आने के भी सर्टिफिकेट्स हैं। और पिछले 6-7 साल से जब से मोदी सरकार रही है, उसके पहले वाजपेयी जी की सरकार में भी ये लोग काम करते रहे हैं। जो अभी इंक्वायरी इंस्टीट्यूट हुई है सीधे सीधे राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि जो चीन पर हैंडलिंग हुई थी सरकार की, उस पर कई जगहों पर सरकार पे लोगों ने सवाल खड़े किए थे, तो लोगों को भ्रमित करने के लिए बातें सामने आई हैं। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट ने इस देश की यशस्वी, बहुत ही सम्मानीय, लोकप्रिय और जिनको अटल जी ने स्वयं दुर्गा कहा था, उस जैसी प्रधानमंत्री की मेमोरी को आगे बढ़ाने के लिए उसको स्थापित किया गया है, उसके सेंटर को चलाता है। उसका बड़ा उत्कृष्ट काम रहा है। आपने ठीक है आरजीएफ पे और आईजीएमटी पर तो आपने इंक्वायरी की, लेकिन बहुत से ऐसे संगठन हैं जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, क्या भाई एनजीओ है, रजिस्टर्ड संगठन है, हजारों लाखों करोड़ों का खर्च करते हैं हर महीने हर रोज। इनके तमाम जो प्रचारक हैं उन्हें पैसा मिलता है, भोजन मिलता है। कहाँ से फंड आता है, कहाँ फंड जाता है, इस पर इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही है? हजारों लाखों डॉलर, करोड़ों डॉलर हमको पता चलता है विदेश से इनके पास आते हैं, लोगों को पता भी नहीं है पैसा कहाँ से आता है। आरएसएस तो शायद रजिस्टर्ड भी नहीं है, तो इसकी क्यों नहीं इंक्वायरी होती? फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB
न्यूज। Online classes in CMS for all classes for the session 2020-2021 have restarted on 1st July as per prescribed syllabus, book list and timetable available on www.cmseducation.org. Online classes will continue till government reopens schools. Online admissions in CMS for Montessori, nursery to class 9 and provisional admission for class 11 are open at www.cmseducation.org. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व सीएम रमन सिंह के खिलाफ ईओडब्ल्यू में शिकायत दी है और गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पद का दुरुपयोग करने और अवैध तरीके से लाभ कमाने का आरोप लगाया गया है और साथ ही चुनावी दस्तावेजों में भी गलत जानकारी देने का आरोप पूर्व सीएम रमन सिंह पर लगाया गया है। इस पर अब बीजेपी नेता रमन सिंह ने पलटवार किया है और उन्होंने बताया है कि मैंने हर तरह की जानकारी दी है और ये शिकायत पूरी तरह से निराधार है। ईओडब्ल्यू की शिकायत को एक बार आप पढ़ लीजिए। मैंने 3 चुनाव में 2003 में, 8 में और 13 में जो चुनाव आयोग को हिसाब दिया है उसकी कॉपी लगा के उसने वहाँ पे भेज दिया। 2003 में मैंने हिसाब दिया, 8 में दिया और 13 में दिया, पूरे डॉक्यूमेंट के साथ दिया। और जब हिसाब हम चुनाव आयोग को देते हैं तो आईटी को भी जाता है। ये सारी प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को पूरी तरीके से कर लिया गया है और ये उस चुनाव में दिए गए घोषणा पत्र की कॉपी है और कुछ नहीं, निरर्थक है। यानी सिर्फ वो ऐसा डॉक्यूमेंट है जो निकाला गया है आरटीआई से और ये पब्लिक के डोमेन में है, क्योंकि मैं हर साल अपना रिटर्न जब भरता हूँ चुनाव में जब वो देता हूँ तो ये सार्वजनिक रहता है। इसमें कोई नई तथ्य है ना नई कोई जानकारी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने अपनी मां को याद करते हुए एक ट्वीट किया है और अपनी मां की पुण्यतिथि पर उन्होंने एक तस्वीर भी शेयर की है, जिसके साथ भावुक होकर सीएम बघेल ने लिखा है कि मां को पंचतत्व में विलीन हुए आज 1 वर्ष पूरा हुआ है और सिर्फ स्मृतियां ही शेष हैं। इस तस्वीर में देखा जा सकता है सीएम बघेल अपनी मां को कितने भावुक होकर देख रहे हैं। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मां बिंदेश्वरी बघेल का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था और रायपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान ही उनका निधन पिछले साल हुआ था। कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मनेन्द्रगढ़ थाना क्षेत्र और कैरारी थाना क्षेत्र में अलग अलग 3 मामलों में 2 क्विंटल 1 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है और गांजे की कुल कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं तस्करी में इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों को भी जब्त किया गया है और इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, जिन्हें कोर्ट में पेश करने की तैयारी की जा रही है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले की एक पंचायत में हेराफेरी का मामला देखने को मिला है। पक्की सड़क पर ग्रामीणों ने मुर्रम डाल करके पैसा हेराफेरी करने का आरोप सचिव पर लगाया है और अब कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की बात भी कर रहे हैं। वाड्रफनगर विकासखंड के डढ़िया में पीडब्ल्यूडी की पक्की सड़क में मुर्रम डालकर हेराफेरी की शिकायत ग्रामीणों ने अधिकारियों से की है और पंचायत सचिव पर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों की माने तो सड़क मरम्मत के लायक भी नहीं थी। सरपंच सचिव कोई मीटिंग भी किए हैं। तो ऐसा भी होता है क्या यहाँ की बिना जानकारी दिए रोड सड़कें बनती हैं? अब जानकारी देवे नहीं किए हैं तो हमको कोई जानकारी नहीं है। जो बना है तो देखे तो कुछ समय उसको सरपंच मिलकर हम लोग सोचे इसमें कि मेरे का हिसाब लेने तो कुछ जानकारी नहीं बता। 5 साल पहले बनाई थी और रोड जर्जर नहीं हुई है। रोड फिर से टायरिंग की जा सकती है, पेच लगाई जा सकती है, लेकिन यहाँ के सचिव अनिल गुप्ता ने अपना दबंगई दिखाकर बिना प्रस्ताव पास किए इस रोड में 14वां वित्त मूलभूत की राशि को बंदरबाट किया है, उसको पहुँचाने की व्यवस्था किया है। गिरा है, हमको कोई पता नहीं है, कोई ग्राम सभा में कोई बोला नहीं है कि रोड में क्या प्रस्ताव पास करे कि रोड मुरम गिराए ना गिराए, तो कोई पता नहीं। तो लापरवाही तो भाई सरपंच का भाई है, तो सरपंच हमको बताया नहीं है। पंचायत सचिव पर ग्रामीणों का आरोप है कि पीडब्ल्यूडी की सड़क पर मुरम उन्होंने डाली। नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। आपसे जैसे जानकारी मिल रहा है तो बिल्कुल चेक करा।
भिंड जिले के गंगरखी पंचायत में मनरेगा के तहत तबक्के नाले का निर्माण करवाया जा रहा है और मनरेगा में काम स्थानीय मजदूरों को मिलता है, लेकिन यहां पर इसके उलट कार्य हो रहा है। जो मजदूर लगे हुए हैं वो बाहरी हैं। मजदूरों से ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा रहा है और ना ही उन्हें मास्क दिए गए हैं। नाले के निर्माण में सीमेंट ना के बराबर है और रेत की जगह पर डस्ट का प्रयोग किया जा रहा है, जिसका खुलासा वहां पर काम कर रहे मजदूरों ने खुद किया है। की पंचायत में कार्य कर रहा है। तो आप कौन सी पंचायत से आते हैं? महाराजपुरा पंचायत। महाराजपुरा पंचायत। कितने लोग हो? हम 4 लोग हैं। 4 लोग हो। आपकी पंचायत में काम नहीं मिला? नहीं मिला है। तो गिंगरी पंचायत में काम चल रहा है? हाँ, गिंगरी पंचायत में काम चल रहा है। अच्छा, जैसे आप लोग काम कर रहे हो, किसके द्वारा कर रहे हो? कौन करवा रहा है काम? हम सरपंच के द्वारा। इन्होंने लेवल नहीं मिली यहाँ पे। सरपंच ने कोरोना काल में जो आप काम कर रहे हो, हाँ, और आप जैसे कि सभी लोग दिख रहे हो, किसी ने मास्क नहीं लगाया। नहीं, हमारे पास गमछा है सर। अभी वर्तमान में किसी ने मास्क नहीं लगाया। सरपंच ने मास्क दिए, काम करवा रहे हैं? नहीं, सरपंच ने मास्क तो यहाँ नहीं दिया। हाँ, बिना मास्क लगाए काम चल रहा है। इस तरह से वहाँ जो डस्ट मिला करके काम कराया जा रहा है, इसकी हम जांच कराएंगे और जांच कराने के बाद जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी करेंगे। क्या डस्ट अलाउ है? नहीं, इसमें नॉर्म्स के अनुसार अलाउ नहीं है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। फिर भी हम इसकी जांच कराने के बाद ये आपको सही स्थिति बता पाएंगे। रेता बिल्कुल नहीं मिलाया जा रहा, कहीं पे भी रेता दिखाई नहीं मारती। जी, वो सही है। अब हम सब टेक्निकल जो मानक है अपने स्टैंडर्ड है, उनके हिसाब से इनकी जाँच अपने सहायक एजेंसी या एजेंसी से कराएंगे। उसके अकॉर्डिंग जो भी कार्रवाई होगी। आजाद भारत में आज भी कई जगहों पर आज़ादी का एहसास नहीं हो पाता। कुछ जगहों पर आज भी मूलभूत सुविधाओं को लोग तरस रहे हैं, और तो छोड़िए, कुछ जगहों पर तो शमशान घाट भी नहीं है। मरने के बाद अंतिम संस्कार भी ढंग से नहीं हो पा रहा है। मध्य प्रदेश के शाहजहाँपुर जिले में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पर ग्राम पंचायत शेरपुरा में एक महिला की मौत बच्चे को जन्म देते वक्त हो गई, जिससे बेहतर चिकित्सा व्यवस्था पर सवाल उठता ही है। और उसके बाद उसका अंतिम संस्कार भी सही से नहीं हो पाया, क्योंकि गांव में ना तो शमशान घाट है और ना ही वहां तक जाने का कोई रास्ता। ये क्षेत्र कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी का विधानसभा क्षेत्र है और बीजेपी नेता इंदर सिंह परमार का भी पास में ही पैतृक गांव है, लेकिन यहां पर अब तक शमशान घाट नहीं है। ये ग्राम शेरपुरा का मामला था। ये हमारी बहू डिलीवरी केस में शांत हो गई थी, तो उनको जला रहे थे, पानी गिर रहा था, तो हम चद्दर लगा के जला रहे थे। तो ये समस्याएं कब से आ रही हैं? समस्या तो ये बरसों पुरानी चली आ रही है। जब से हम देख रहे हैं, जब से ऐसे जला रहे, कभी कहाँ जलाते कभी कहाँ जलाते, तो कोई शमशान नहीं है, प्राइवेट शमशान है ये। कोई पूरे गांव वाले कभी कहाँ जला देते कभी कहाँ जला देते, शमशान का ये ठिकाना नहीं है। तो सारे की थी यहाँ समस्या है, ना तो निकलने का रास्ता है, ना मसान है यहाँ पे। तो यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक जी हैं, उन लोगों से कभी आपने शिकायत की कि साहब हमारे यहाँ शमशान नहीं है, तो क्या कुछ कहेंगे? अरे हम गरीब लोग के कौन सुनेगा, बड़े बड़े लोग ने शिकायत भी करी होगी। तो अब हम गरीब। गाँव की आबादी कितनी है यहाँ? कम से कम ये समझ लो 1000 वोटिंग है। तो 1000-1200 वोटिंग है, तो सारे लोगों को यही समस्या आती है क्या बरसात के दिनों में? सभी लोगों को समस्या है। तो किसी वर्ग के लोगों ने कभी किसी से शिकायत नहीं की या मिलने की कोशिश नहीं की या मांग नहीं की शमशान की? अरे बड़े लोग उनने करी होगी, अपन गरीब लोग के कौन सुनेगा, अपन करो भी। तो कभी तो किसी ने विधायक से मांग करी होगी, सरपंच से आप लोगों ने बोला होगा, तो क्या कुछ प्रतिक्रिया आई सामने, क्या कुछ कहा उन लोगों ने? अरे हमको बात करने का मौका दे क्या बड़ा लोग? सब बड़े लोग उनने बात करी, गरीब लोग की सुनता कौन? मांग यही है कि शमशान बनना चाहिए। तब देखा कल तुमने वीडियो में सब वायरल जो हुआ, जो देखा हमने कैसे परेशानी से जलाया, तो कैसे पानी निकाला। डेथ हो गई थी वो? क्या वो हमारी बहू की डेथ हो गई थी डिलीवरी में। यहाँ पर रास्ता शमशान के लिए कुछ ना तो कोई रास्ता, ना कोई शमशान, ना कुछ नहीं है, कच्चे रास्ता है। अच्छा, कितने सालों से ये समस्या आ रही है? सदियों से चला रहा है ऐसे, जब से हमने जन्म लिया जब से देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं हम। मध्य प्रदेश में ग्वालियर की एसटीएफ इकाई को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक अवैध हथियार तस्कर को गिरफ्तार टीम ने किया है और टीम को
मुखबिर से सूचना मिली थी कि गोले के मंदिर स्थित मेले ग्राउंड पर एक संदिग्ध व्यक्ति अवैध हथियार बेचने की नीयत से मोटरसाइकिल पर घूम रहा है और सूचना पर कार्रवाई करते हुए एसटीएफ निरीक्षक चेतन सिंह अवस्थ ने तत्काल टीम का गठन किया और मेला ग्राउंड पर संदिग्ध व्यक्ति के घेराबंद देकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ने अपना नाम श्याम तिवारी बताया है, जो कि भिंड का रहने वाला है और गिरफ्तार हथियार तस्कर से 2 देसी पिस्टल 32 बोर और 2 कट्टे 315 बोर और 1 अदिया 315 बोर और 2 जिंदा राउंड भी बरामद किए गए हैं। अवैध हथियारों की तस्करी में लगे आरोपियों को प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। अभी वर्तमान में होने वाले उपचुनावों के संबंध में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एसटीएफ विपिन महेश्वरी द्वारा निर्देशित किया गया था कि अवैध हथियारों की तस्करों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाए। इसी संबंध में श्री पुलिस अधीक्षक श्री नवीन कुमार चौधरी को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि भिंड जिले का रहने वाला श्याम तिवारी ग्वालियर में हथियारों की तस्करी करने आने वाला है। इसी तारतम्य में डीएसपी श्री विजय भदौरिया के निर्देशन में टीम गठित करके आरोपी को मेला ग्राउंड के पास से पकड़ा गया। आरोपी श्याम गोयल 2 पिस्टल हैं, श्याम तिवारी 2 पिस्टल और 3 कट्टे लेकर ग्वालियर में किसी ग्राहक को देने आने वाला था। इसकी सूचना पर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में रेत का अवैध खनन जमकर चल रहा है। खनिज विभाग की निष्क्रियता के कारण खनिज माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। हसदेव नदी से लगातार रेत की चोरी की शिकायत पर एसडीएम और पुलिस की टीम ने बलौदा क्षेत्र में दबिश देकर दर्जन भर ट्रैक्टरों के खिलाफ खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। तहसील बलौदा अंतर्गत नवा गांव जो रेत घाट है, वहाँ हसदेव नदी से अवैध उत्खनन की शिकायत प्राप्त हो रही थी। तो मैं और डीएसपी दिनेश्वरी नंद, तहसीलदार बलौदा और थाना बलौदा माइनिंग के स्टाफ वहाँ गश्त पे गए थे 4:30-5 बजे के लगभग। तो वहाँ जब पहुँचे तो मौके पे बहुत सारे ट्रैक्टर्स जो है वहाँ लगे थे, लोड कर रहे थे। कुछ ट्रैक्टर्स को जंगल में छुपा दिया गया था। जैसे हम लोग पहुँचे, बहुत सारे ट्रैक्टर्स जो है अनलोड करने लगे रेत को और इधर उधर भागने लगे। तो हमने वहाँ पर 12 ट्रैक्टर जब्त किए और सभी को थाना बलौदा में सुपुर्दगी में दिया गया। छत्तीसगढ़ में सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक रोका छेका योजना भी शामिल है। चिरमिरी नगर निगम इसमें बेहतर काम कर रही है, लेकिन कांजी हाउस चिरमिरी में लापरवाही का और घोटाले का मामला सामने आया है। मवेशियों को चारे के नाम पर सिर्फ सूखा भूसा दिया जाता है और इससे साफ है कि बाकी की राशि खुद अपने ही भरण पोषण में इस्तेमाल की जा रही है या किसी बड़े घोटाले को यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। हम लोग कांजी हाउस में गए। कांजी हाउस में देखे कि गाय पतला गोबर कर रही है। तो हमने जाकर वहाँ कर्मचारी से पूछा कि क्या है यार। तो बोले भैया इनका पेट खराब हो गया गाय का। तो बोले डॉक्टर बोले कोई व्यवस्था नहीं है। बोले खाने पीने की क्या व्यवस्था है। तो माँ जब हम लोग गए तो वहाँ पर भूसा देखे और नाद में और पानी देखे, बाकी यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं समझ में आई हम लोगों को। हमने पूछा यहाँ का प्रभारी कौन है, तो बताया उमेश तिवारी जी है। तो उमेश तिवारी जी से हमने पूछा कि उमेश बोला पंडित जी आपके हम लोग कांजी मैंने पूछा कि एक गाय हमारी आई है, गाय का फीस क्या है। तो बोले वो 300 रुपये पर गाय का है और 150 रुपये खुराकी है। बोला खाने में आप लोग क्या क्या देते हैं। तो बोले खाने में भूसा, चुनी, खली, पशु आहार और कुछ हरे घास भी देते हैं कभी कभी। तो मैंने बोला हम लोग आपके कांजी हाउस में यहाँ पर ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है, समझ में आ रही है हम लोगों को। तो बोले कि नहीं अभी तत्काल में खुला है इसलिए समय लग रहा है। तो बोला फीस तो तत्काल चालू कर दी आप लोग, मगर व्यवस्था से तत्काल चालू नहीं हुई है। बोले नहीं व्यवस्था में लगाऊँ मैं कर दूंगा। तो फिर शायद वो अपनी व्यवस्था वो फिर दूसरे तीसरे दिन जाके किए हैं कि नहीं जानता। अभी छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण एक योजना चल रही है रोका छेका अभियान, जिसके तहत जो है आवारा पशु जो सड़क में घूम रहे हैं उन्हें जो पकड़ करके रखा जाना है, कांजी हाउस में रखना है और उस पर उनको जो चारा खिलाया जाता है, सूखा चारा, हरा चारा, ये इसकी व्यवस्था की गई है। मैडम तो जैसा कि कल सुनने में देखने में आया है कि कुछ अधिकारियों द्वारा उन्हें सिर्फ सूखा भूसा चारा दिया जा रहा है, ऐसा क्यों? इस संबंध में मुझे अभी कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। मैं अभी संबंधित विभाग के प्रभारी को मैं बुला लेती हूँ और उससे जानकारी प्राप्त कर लेती हूँ कि आखिर में उनको क्या खिलाया जा रहा है, अभी उनके चारा पानी की क्या व्यवस्था। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिला के गांव मेऊ में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें 3 दिन से लापता एक युवक की मरूम खदान में लाश मिली है और इस ब्लाइंड मर्डर के मामले में पामगढ़ पुलिस ने हर पहलू को सुलझाते हुए बड़ा खुलासा किया है और मृतक के चचेरे भाई और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने इस घटना का मुख्य कारण जमीनी विवाद को बताया है और पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है।
पामगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम मेव का यह मामला है, जिसमें मृतक राजकुमार शास्त्री की पत्नी धनेश्वरी शास्त्री के द्वारा थाने में ये रिपोर्ट दर्ज कराएगी कि 4 तारीख को लगभग 7:30 बजे से उसका पति घर से बाहर निकला था और उसके बाद से वो घर वापस नहीं आए हैं। जब इसमें पूछताछ की गई तब पता चला कि अनिल शास्त्री, जो कि मृतक का चचेरा भाई है, उसने 4 तारीख को शाम को 7:30 से 8 बजे के बीच उसे फ़ोन करके बुलाया था और उसके बाद जब अनिल शास्त्री को संदेह के आधार पर पुलिस हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की गई, तब उसने घटना का ये बताया कि उसने राजकुमार शास्त्री की हत्या कर दी है। उसने बताया कि 4 तारीख को 7:30 से 8 बजे के बीच उसने फ़ोन करके पहले राजकुमार शास्त्री को बुलाया। इस दौरान उसके साथ उसका एक दोस्त दिलेश पंकज और एक अपचारी बालक भी साथ में था। इन लोगों ने साथ में मिलकर पहले शराब पिया और उसके बाद फिर मौका पाते ही अनिल शास्त्री ने मृतक राजकुमार शास्त्री के सिर पर लोहे की रॉड से वार किया, जिससे मौके पर ही। चलिए, फिलहाल स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं हाँ ਤੁਹਾਡਾ अपना बिनू ढिल्लों। पंजाब सरकार ने एक कंपेन चलाई है जिहदा नाम है मिशन फतेह। करोना वर्गी नामराद बीमारी के उत्ते फतेह पाउण लई आपां सारिਆਂ ਨੂੰ सहयोग देना चाहिए पंजाब सरकार का। तो जे यह जिहड़ी जंग है जिहड़ी मिशन फतेह, जे करोना उत्ते आपां जितनी है तो 3 हथियारां नाल जित्ती जा सकती है। एक तो जदों तुसीं घरों बाहर निकलना प्लीज़ मास्क पा के निकलो, तो अपने हत्थां नूं बारी बारी धोंदे रहो, तो समाजिक जिहड़ी दूरी है वह बना के रखो। मैं समझदा तां ही आपां मिशन फतेह नूं फतेह कर सकते हैं जे सारे जाने तुसीं सहयोग देवोगे। सो ये 3 हथियारां दा आपां इस्तेमाल करना है। एक तो घरों जदों बाहर निकलना है मास्क पा के निकलना है, समाजिक दूरी बना के रखनी है, तो हत्थां नूं बारी बारी धोंदे रहना। सो पंजाब सरकार का बड़ा वड्डा उपराला है जी, आपां सारे जाने नूं इहदा सहयोग देना।